बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक अमूमन हम इस शो को तरतीब देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द एशिया कप आप इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से न सिर्फ अपडेट हासिल कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो ज़बरदस्त पैनलिस्ट हैं इनके मायराना राय, तबसरे और तज्ज़िये भी आप समाअत फरमा रहे हैं। और जैसा कि आपके इल्म है कि एशिया कप के वेन्यूज़ को भी अब तब्दील कर दिया गया, लेकिन इनका भी कोई फ़ायदा होता नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो जिन वेन्यूज़ पे अब मैचेस को मुंतकिल किया गया है उन वेन्यूज़ पे भी जो है वो बारिश मुतवक्के है। और उम्मीद यही की जा रही है, जो वेदर की अपडेट है वो यही है कि जनाब बारिश जो है वो इस एशिया कप के मैचेस को जो है वो मुतासर करे। और शायकीन क्रिकेट सिर्फ एक शख्स जय शाह की जिद, बुग़्ज़, अनाद और हटधर्मी की वजह से ज़बरदस्त क्रिकेट देखने से महरूम रह जाएगी। और खुसूसन उस सूरत में कि जब वर्ल्ड कप के लिए टीमें अपनी तैयारियों को आखिरी टचेस दे रही हैं, फाइनल शेप दे रही हैं जय शाह की वजह से, कि जो उन्होंने पाकिस्तान में एशिया कप ना खेलने के जो है वो हीले दिए, बहाने दिए और लैम एक्सक्यूजेस दिए, उसकी वजह से टीमों की तैयारी भी मुतासर हुई, ब्रॉडकास्टर के बिजनेस में भी, रेवेन्यू में भी कमी आई और साथ साथ जो है शायकीन क्रिकेट को भी अच्छे क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिल सका। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे अपने शो में, क्योंकि आज एशिया कप के हवाले से कोई मैच खेला नहीं गया, तो आज एशिया कप से जुड़ी खबरों को हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको बताते चलें कि चूंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूं और अपने उन हीरोज को नहीं बोलूं कि जिन्होंने माजी में पाकिस्तान का सब जलाली परचम ना सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैदानों में बल्कि दुनिया क्रिकेट में बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों जो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके हों। अगर आज की जनरेशन उनको क्रिकेट की मुख्तलिफ वेबसाइट पर सर्च करे तो शायद वो ये देखें किसी ने एक टेस्ट मैच खेला, किसी ने 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट में वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और वो लोग जो ग्राउंड पर जाकर क्रिकेट कवर करते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिकेट खेली है, वो जानते हैं कि कम टेस्ट क्रिकेट या कम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बावजूद वो कितने बड़े प्लेयर थे। और उन्हीं में से एक है जनाब अजहर खान साहब, जो पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 1975-76 में पाकिस्तान की वो अंडर 19 टीम जो इंग्लैंड गई उसकी उन्होंने क़यादत की और जावेद मिराज जैसे प्लेयर उस टीम में शामिल थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अजहर खान साहब कितने ज़बरदस्त और माया नाज प्लेयर थे अपने वक्त के। आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू अजहर भाई, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से, मेरी जानिब से और हमारे तमाम पैनलिस्ट की जानिब से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ शुएब अख्तर साहब जनाब अब एक दफ़ा फिर मैदान में आ गए। उन्होंने बहस में अपना इनपुट डाला। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से तैयार है कि अहमदाबाद के फाइनल में वर्ल्ड कप में ट्रॉफी उठा सके और ट्रॉफी लिफ्ट कर सके। तो ये तो थी क्रिकेट से जुड़ी खबरें। और आज हमारा पैनल थोड़ा सा चेंज हुआ है। ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़ी 3 शख्सियत मौजूद हैं हमारे साथ। जो पहली शख्सियत मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, पहले भी आप उनको हमारे गाए बगाए आप शोज में देख चुके हैं, सईद आजाद साहब ने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपका अली बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, जरा जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं KCCA रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के सेक्रेटरी, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन इसका पुराना नाम, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रास रूट क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने अंडर 13 टूर्नामेंट जो है वो सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है। उसके बाद अंडर 16, अंडर 19 टूर्नामेंट इनके पाइपलाइन में है। और इनको जिस तरह से नदीम उमर साहब जैसे लोगों का साथ हासिल है, अब्दुल सत्तार साहब जैसे लोगों का साथ हासिल है, उसके तहत ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कराची की क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो लोग शिकवा करते हैं कि कराची से टैलेंट सामने नहीं आ रहा, अब्दुल सत्तार साहब जैसे लोगों की जो है ताउन के साथ ये इस टैलेंट को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? तो तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, बड़ी हमजद शख्सियत हैं और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी फील्ड के अलावा क्रिकेट के हवाले से भी या स्पोर्ट्स के हवाले से भी ना सिर्फ बात भी करते हैं बल्कि साथ साथ अमली तौर पर भी काम करते हैं। और जी टीवी को, जी स्पोर्ट्स को हमेशा से ये जो है वो खासा रहा है कि जनाब हम उन लोगों को लेकर आते हैं जो अमली तौर पे नहीं बल्कि अमली तौर पे भी काम करते हैं और जो सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं होते बल्कि किरदार के भी गाजी होते हैं। इससे पहले आपने इनको मुख्तलिफ टीवी स्पोर्ट्स शोज़ में भी देखा होगा, हमारे शोज़ में भी ये तवील अरसे के बाद इन्होंने जो हमें रौनक बख्शी है, हमें इन्होंने सादत दी है कि हम इनको अपने शो में होस्ट कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और क्रिकेट के लिए बड़ी इनकी खिदमात हैं जनाब खालिद ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बात करेंगे जनाब सईद आज़ाद साहब से सबसे पहले। लेकिन सईद भाई ये बताएं कि ये जो भी जय शाह साहब की जो हालात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकती है, सेहत खराब हो जाएगी पाकिस्तान में आगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? अली, आपस की बात यह है कि इंडिया से हमेशा मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता, इतना बड़ा मुल्क है, हम
इतना हम छोटे मानते हैं इसलिए कि 90 करोड़ और जहाँ 22 करोड़, फर्क है ना, मुल्क तो बहुत बड़ा है। मगर हमेशा वो लोग घटिया इस स्पोर्ट्स में लेवल की सोच रखते हैं। मुझे नहीं पता, आज से नहीं, मैं तो पिछले 15 साल से यही देख रहा हूं कि इंडिया को जब भी एशिया कप हो या पाकिस्तान से कोई मसला हो या उनकी आईपीएल हो या कोई भी इवेंट मिलके होना होता है जो कि जिससे मुल्क आपस दोनों मुल्कों में भी अंडरस्टैंडिंग हो और प्लेयर भी नजर आए। और इसके बरक्स पाकिस्तानी की आवाम को देखा जाए या पाकिस्तान को बोर्ड को देखा जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखा जाए, हमेशा पॉजिटिव रही है। और अगर इस बार तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने तो हद ही कर दी है, जय शाह साहब ने हद ही कर दी है। और उसके बाद मुझे तो इस क्रिकेट का भी, मुझे अब तो मैं पहले विराट कोहली को, तेंदुलकर को मैं इसमें नो डाउट कि दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं, मगर मैं कहता हूं कि उनकी क्रिकेट भी इतने हमारे जैसा बाबर आजम या हमारे जैसा वकार यूनुस, वसीम अकरम आज तक इसलिए नहीं पैदा कर सके कि उनकी पूरी जनरेशन इंडिया की वो पाकिस्तान के मसले में नेगेटिव थॉट रखती है। मैं अभी देख रहा था नेपाल के खिलाफ उनके कप्तान ने टॉस जीत के फील्डिंग कर ली। इससे छोटी अप्रोच क्या, डरपोक लोग हैं ये, नेगेटिव, जितने डरपोक लोग होते हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं। पता नहीं उनको किस बात का पाकिस्तान के साथ इश्यू है कि पाकिस्तान को, अगर भाई मार्केट तो आपकी बहुत बड़ी है, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है, मगर जो फायदा पाकिस्तान को जो होना है फायदा, वो तो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्टिंग से हो जाएगा। मगर ये छोटी छोटी सोचों से ये इंसान का पता चलता है इंडिया कितना भी बड़ा हो जाए वो पाकिस्तान से छोटा ही रहेगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं जयदीप कि जिस तरह मैं बार बार बात करता हूँ कि एशिया की जो सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है कराची, उसके आप इस वक्त सेक्रेटरी हैं, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आप स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो जय शाह के ये बयान हैं कि जी सेहत के मसले हो जाते हैं इसलिए हमने नहीं खेला, और जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इंडिया के अलावा तो हर टीम आके यहाँ पे खेल के जा रही है, और आप जहाँ पे आपका ऑफिस है नेशनल स्टेडियम, वहाँ पे होस्ट भी किया पाकिस्तान ने। जी देखें, इसका असल जो मेन प्रॉब्लम लाया करता वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के रिलेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अच्छे हो जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के, ये बयानात खुद ब खुद अपने उसको लाइन को फॉलो करेंगे। क्योंकि अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो ये ऐसे अजीब व गरीब अहमकाना टाइप के बयानात आ रहे हैं, ये खुद ब खुद सही हो जाएंगे। लेकिन ये है कि कुछ अरसा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका वफ्द आया है, डेलीगेशन इंडियन राजेश शुक्ला की उसमें और राजर बनने की, तो ये एक पहला जो है ना एक ये साइन है कि शायद कुछ अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर है, तो इससे शायद थोड़े से बर्फ़ पिघले। लेकिन मेन वही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब तक मामला सही नहीं होंगे, हमारे बोर्ड्स के भी मामला सही नहीं होंगे। अच्छा खालिद भाई, आपका चूंकि ताल्लुक जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है, कंसल्टेंसी है, टैक्स कंसल्टेंसी के साथ आपका ताल्लुक है, ये जो एक जिन्होंने स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, क्या वाकई पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है? क्या पाकिस्तान की वाकई जीडीपी ऐसी नहीं है कि एशिया कप नहीं कराया जा सके? ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, न्यूजीलैंड आ सकता है, एशिया कप के लिए पाकिस्तान की जीडीपी और जीएनपी पाकिस्तान की सही नहीं है। देखिए, इसमें क्या कहा जाता है ना कि जब दिल ही ना माने तो बहाने हजार हैं। अब देखें, ये एशिया कप उस मुल्क में हो रही है जो लास्ट ईयर डिफॉल्ट कर गई है, श्रीलंका। तो क्या कहेंगे फिर उसमें? सही, पाकिस्तान तो भी डिफॉल्ट किया भी नहीं है और इंशाल्लाह करेगा भी नहीं। देखिए, हमेशा जो बात की सईद भाई ने, इंडिया को हमसे मसला आज से नहीं है, शायद मेरे ख्याल से 15 अगस्त से 47 से जब हम बन गए ना, ये उस दिन से स्टार्ट हो गया और आज 75 साल हो गए, इनके मसले खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा, ये समझते भी हैं कि हमारी अच्छी क्रिकेट है। आप नोट करिएगा, जब भी इनकी टीम खराब खेलती है तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है इनके आईपीएल पे, सारा मलबा गिरता है आईपीएल पे। बिल्कुल। तो बेसिकली सारी इनको एक जो इनके एक खौफ है ना कि यहाँ पर आके हार ना जाए, कोई हो ना जाए, उस खौफ उस खिफ़त को मिटाने के लिए सब बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, सारी बातें इस खौफ और इस खिफ़त को मिटाने के लिए कर रहे होते हैं। और आपने देखा कि हमारा जो पैनल है वो इशू बेस हम तरतीब देते हैं, और कितनी ज़बरदस्त बात की कि जो 1947 15 अगस्त से जो है वो इंडिया को मसला है पाकिस्तान से, और गाय बगाए इसी तरह से पाकिस्तान को डैमेज करने की नाकाम कोशिशें करते नजर आते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा शाहिद आफरीदी के ट्वीट के हवाले से बात करेंगे और दीगर क्रिकेट से जुड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। एशिया कप में जो पड़ोसी मुल्कों से बयानात आ रहे हैं, खासतौर से उन लोगों के बयानात आ रहे हैं कि जो कमेंट्री पैनल का हिस्सा है, उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों उनके खिलाफ जो है वो तहरीरी शिकायत जो है वो क्यों नहीं कर रहा, क्यों तादीबी कार्रवाई की बात पाकिस्तान करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जय शाह के स्टेटमेंट के हवाले से कि जय शाह का जो स्टेटमेंट आया वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आया और बेसलेस फैक्टलेस ये स्टेटमेंट था। लेकिन जनाब बहुत सारी चीज़ें फैक्ट के साथ होती हैं, स्टैट्स के साथ होती हैं और फुल ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, और उनमें से एक चीज़ है जनाब तमाशा एप्लीकेशन। क्योंकि अगर आपको एशिया कप के एक्साइटिंग मैचेस देखने हैं तो फिर आपको टीवी की ज़रूरत नहीं है कि आप टीवी पे या घर में या ऑफिस में बैठ के आप टीवी का इंतजार करें कि टीवी अवेलेबल होगा जब भी आप मैचेस देख सकेंगे। क्योंकि अब तमाशा ने आपकी ज़िंदगी कर दी है आसान और मैचेस को आपके मोबाइल के स्क्रीन तक लेकर आ गया है, आपके गैजेट तक लेकर आ गया है। क्योंकि अभी आप अपने मोबाइल में या अपने गैजेट्स के अंदर डाउनलोड कीजिए मोबाइल एप्लीकेशन से तमाशा की एप्लीकेशन और एक्साइटिंग मैचेस को आप फॉलो कर सकते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के मैच में 48 मिलियन व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया, यकीनी तौर पर यह इसकी मकबूलियत का जामिन है और इस बात की अक्कासी करता है कि कितनी कामयाबी के साथ तमाशा एप्लीकेशन पे मैचेस देखे जा सकते हैं। और अब आपको डेटा के हवाले से भी जो है फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा की परेशानियों से और इससे मुबर्रा होकर आप डेटा फ्री ऑफर जैस की हासिल कर सकते हैं। और फैंस के लिए भी बहुत कुछ है कि फैन पल्स पे जाके आप ज़बरदस्त एक्साइटिंग इनामात भी जीत सकते हैं और तमाशा एप्लीकेशन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हमारे तीनों पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जनाब एक पैनलिस्ट की कमी थी जिन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि शाहिद खान आफरीदी ने एक ट्वीट किया जनाब जय शाह को जवाब देने के लिए। इस पूरी पाकिस्तान की कौम जिस हमारे तीनों पैनलिस्ट मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार है, इस तरह पाकिस्तान के प्लेयर भी जो है वो जय शाह को बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं। और शाहिद आफरीदी ने कहा, आई केम अक्रॉस मिस्टर जय शाह स्टेटमेंट अबाउट अ सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान जस्ट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। पाकिस्तान हैज होस्टेड द फॉलोइंग फॉरेन प्लेयर्स टीम इन द पास्ट 6 ईयर। उन्होंने पूरी डिटेल दे दी है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साथ। साजिद खान साहब ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। अली सलमान भाई, सईद आजाद भाई को, जावेद भाई को, खालिद भाई को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई ये बताएं कि ये जो जय शाह साहब है ये कह रहे हैं पाकिस्तान में हालात सही नहीं है। अभी ये तो खालिद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे जो मशहूर जो टैक्स कंसल्टेंट भी हैं, क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी निगाह है, इन्होंने कह दिया पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात ही नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल सही चल रहा है, कोई पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने का वो कोई खदशा भी नहीं है। जय शाह को इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के हालात खराब नजर आ रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती की, पहले तो कोई शर्म करे, कोई हया करे। उनको कोई शोहरत तो इनको इसलिए मिल गई, वो क्रिकेट में आके कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के खालिद भाई की बात करूंगी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, क्रिकेट प्रमोटर है, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी जावेद साहब के पास बैठे हुए हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, एशिया के सबसे बड़ी नर्सरी जावेद भाई और सदर नदीम उमर साहब कल के परसों एक ऐसा मुजाहरा करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर आपने दिखाया था, 200 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 4 ODI खेले। पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम, तमाम एक्स क्रिकेटर, तमाम पाकिस्तान के चैनल एक पेज पर मौजूद है, इसलिए कि पाकिस्तान का लफ्ज आ गया और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो खिलाड़ कर रहे हैं ना, वो शख्स उसको मुंह की खानी पड़ गई। यकीनी तौर पर वो शर्म करो, कोई हया करो। तो ग्राउंड में ठीक है साहिब भाई, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे साहिब टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि एक जय शाह का अपना निजाम है और एक कुदरत का अपना इंतजाम है कि किस तरह से पूरी दुनिया में जय शाह एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि जहां पे उन्होंने मैचेस रखे थे वहां पे बारिश हो रही है। सबसे पहले इनके पास जाओ, इससे पहले खालिद भाई ये बताइएगा कि जो बड़ी बातें हो रही है कि जी पाकिस्तान के हालात खराब है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका में टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो भी तो डिफॉल्टेड हुआ है ना वो कंट्री। वो भी देखिए आली भाई, हम तो ये समझे बात को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे मुल्क को इतने मादनियात से नवाजा है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हमारा मुल्क, मैं आपके प्रोग्राम्स के तवज्जो से कह रहा हूँ, हमारा मुल्क इंशाल्लाह कभी भी जो है डिफॉल्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यहाँ पर रिस्क वाफिर मिकदार में है, अनाज वाफिर मिकदार आप एज ए पाकिस्तानी कह रहे हैं या एज ए प्रोफेशनल कह रहे हैं? दोनों तौर पर पाकिस्तान भी कह रहा हूँ, मगर फैक्ट सही है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, खाने की कमी बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ वाफिर मिकदार में, पानी हमारे पास बहुत है। ये जो सारी बातें बकवास, क्योंकि हुआ क्या है इस मुल्क में, थोड़ा सा हमारे यहाँ जो टर्बुलेंस है, वो टर्बुलेंस है, एक वो है पॉलिटिकल है। ये जिस दिन स्टेबल होएगी हमारा मुल्क फिर सही चल पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है जो जय शाह जो हमारी इंटरनल चीज़ों में घुस रहे हैं, इसमें कूद रहे हैं, किस हद तक जो है इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए? भाई आप कैसे हमारे मुल्क के लिए इस तरह कह सकते हैं? सेहत के क्या मसले, सिक्योरिटी के यहाँ पे क्या मसले, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्ट्रांग मौक़िफ़ नहीं ले रहा? देखिए वो असल बात नहीं बता रहे हैं कि असल
तो वो जो एक पॉपुलर है आजकल पाकिस्तान बहुत उसमें न्यूज़ में IMF के उसमें तनाजुर में, तो वो बात कर रहे हैं ताकि लोग हाँ ये सही बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है टू बी डिफॉल्टेड, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान वो छोटा, श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क था, लेकिन स्टिल आप देखें कोई कह नहीं सकता। अच्छा, ये जो टर्म है ना, मैं तो थोड़ा सा इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, थोड़ा सा मामूली सा पढ़ा लिखा हूँ, ये डिफॉल्ट का मतलब होता क्या है बॉस? देखिए सर, डिफ़ॉल्ट का मतलब आप ये समझें कि आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मफलू हो जाएगी। अच्छा, आप समझें कि पानी नहीं, बिजली नहीं, चलने फिरने में प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग नहीं, तो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल जो रोज़मर्रा की जो तकालीफ है ना, वो इस कदर हो जाएगी अगर ऐसे तो कोई हालात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है सईद भाई, ये भी शाहिद आफरीदी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है सारे क्रिकेटर्स को। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं कह रहा, तो आप जैसे लोग जो टीवी पे बैठते हैं, शाहिद आफरीदी टीवी पे बैठते हैं, क्या ये सब मिलकर आईना नहीं दिखा सकते? देखिए, मैं यही आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जितना भी सुपरस्टार है, बाबर आजम ले लें, अभी जितने भी शाहीन हैं, सब कुछ आप हमेशा अगर इंडियन में उनसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसमें मसला नहीं करती, वो जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, मगर उनका जितना भी सुपरस्टार है उसकी उनकी राय ऐसी आती नहीं है, ऐसी राय आती नहीं है कि वो कहें कि यार ये हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है, हमें जाना चाहिए। एक दफ़ा भी बयान उनका नहीं आता। दूसरी चीज़ है कि मेरे ख्याल में अली, मेरा जो नज़रिया है ना, ये इंडिया ना एक्चुअली 24-25 करोड़ तो मुसलमान भी हैं वहाँ, है ना। ये इनकी ये सियासी कोई अमल है कि जो वहाँ वो ये जाहिर नहीं करना चाहते किसी तरह कि इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ना नहीं चाह रहे, नहीं तो वो डरते हैं कि वहाँ के भी मुसलमान यहाँ से जोड़ना जाएं। अगर ये भी 25-22 करोड़ रुपया 22 करोड़ रुपया कह रहा हूँ, 22 करोड़ आदमी 22 करोड़ आदमी जुड़ गया, वहाँ के भी आदमी जुड़ गए, अच्छा माहौल हो गया, तो उनका माहौल खराब ना हो जाए। अच्छा साहिब, ये जो सईद भाई बात कर रहे हैं, ये इस पे मुझे इरफान पठान का ट्वीट याद आ जाता है कि कोई इंडिया में कोई प्लेयर बोले या ना बोले, ये इरफान पठान को अपनी हिंदुस्तानियत साबित करने के लिए मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तंज के तीर चलाने होते हैं। वो बार बार ये साबित करना होता है कि जी इरफान पठान एक सच्चे नागरिक हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं, एक सच्चे इंडियन सिटीजन हैं, कि पाकिस्तान में बोले बगैर उनका खाना जम नहीं होता। देखिए, इरफान पठान को जिंदा रहना है, इरफान पठान को भी वही बात करनी है जो गंभीर करना चाह रहे हैं, वो कॉमेडी करना चाह रहे हैं। इरफान पठान साहब पास हो गए। जिस तरह हमारा पैनल बात कर रहा है, जिसने हमारे चैनल के तमाम, सबसे पहले तो अपने चैनल के मालकान को सलूट पेश करता हूँ। जहाँ पाकिस्तान की बात आके हमारे चैनल के मालकान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सारे चीजों को छोड़ दिया, अपनी मार्केटिंग को छोड़ दिया। लफ्ज पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज भी नहीं है। हमारे क्रिकेटर हमारे एक पेज पे मौजूद है और हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारे एक पेज पे मौजूद है, मगर मैं वही उसी मुद्दे पे आऊंगा जो मुद्दा उनके मुंह की उनको खानी पड़ेगी। यकीनी तौर पर कोई शर्म करे, कोई हया करे। ग्राउंड में आपकी कारकर्दगी 0/0 है। तो साजिद भाई इनको हया कहते हैं ना कि जिसको शर्म नहीं आती उसको शर्म दिलानी पड़ती है। तो बॉस, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों शर्म नहीं दिला रहा, क्यों लेटर नहीं लिख रहा कि जनाब ये आपके कमेंटेटर्स हमारे लिए क्या बातें कर रहे हैं कि पड़ोसियों के टीवी टूट जाते हैं, वो कोई नाजेबा इशारे कर रहा है, अपने प्लेयर के लिए उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। जब उनके मीडिया ने पकड़ लिया तो उसने पाकिस्तान के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया। तो हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों कोशिश नहीं कर रहा? हमारे जो मीडिया डायरेक्टर है साबका, अभी मौजूदा की बात नहीं कर रहा, हमारे मीडिया डायरेक्टर हैं, उनकी तो पूरी कोशिश ये है, आजकल उनके हालात ये हो गए कि वो तो यूट्यूबर को फोन कर करके बोल रहे होते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ खबरें लगाओ। देखिए, एक तो बहुत बड़ी प्यारी बात की, समीर अली उनका नाम है, 10 साल उन्होंने आईसीसी में काम किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंडे के तहत काम कर रहे होते हैं, जिनका सिर्फ एजेंडा यही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डैमेज करें, मगर पाकिस्तान को डैमेज करें क्रिकेट। मगर अब ये बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शाहिद आफरीदी जैसे बंदे की जरूरत है जो फ्रंट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी संभाले और फ्रंट आके कुछ करने के लिए ब्रिलियंट आदमी की जरूरत है, यंग की जरूरत है। जका अशरफ की बात करूं, नजम सेठी की बात करूं, एहसान की बात करूं, वसीम की बात करूं, वो पास हो गए। अब हमने आगे जाना है और यकीनी तौर पर आपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कह दूं, आपको अगर इंडिया जाना है तो शाहिद आफरीदी को आपने स्कीम के साथ भेजना है। पको पको एका है और पको पको वहां पर जाके वो काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी मिसाली तौर पर कारनामा यहाँ पर आपको नजर आएगा। मगर जिस तरह आप पाकिस्तान के
मीडिया की बात कर रहे हैं, और मीडिया वाले तो हमारे अपने जो हमारे जर्नलिस्ट है ना, कुछ 2-3 जर्नलिस्ट होंगे, मगर सारे जर्नलिस्ट ने अब एका कर लिया है। यकीनी तौर पर मैं दावे से कह सकता हूँ सारे क्रिकेटर ने एका कर लिया है। लफ्ज पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे, छोटा कप इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। आज की अभी तक की न्यूज बता दूं, बारिश हो गई है, बारिश, फिर उसके बाद भी कल का दिन पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस का जो कैंसिल कर दिया है, टीम होटल में मौजूद हो गई है। मगर ये कुछ भी कर ले, 10 तारीख का मैच होता है, और 10 तारीख का मैच पाकिस्तान को चने चबा देगी। हमें फिटनेस की परवाह नहीं है, गीले ग्राउंड में खिला दो, पाकिस्तान उनको खेल के हराएगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जरा सईद आजाद साहब से पूछना है। सईद भाई, ये जो अभी बात कर रहे हैं कि बारिश भी हो गई, आज इंडिया की टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की है, ये जय शाह की एक शख्स की जिद और हटदर्मी की वजह से, ठीक है, हमें तो क्रिकेट के स्टेक होल्डर है, मीडिया है, आप तो क्रिकेटर हैं, कितना अफसोस है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरा भी नहीं हुआ और जो अगले मैच की भी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की तो गुड लक ये है कि जय शाह की स्टोरी सोचे और इंडिया की सोचों की वजह से पूरी दुनिया में इंडिया को ही बुरा समझा जा रहा है। पाकिस्तान को 90% पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है और जहां जहां क्रिकेट के शौकीन है, वहां यही हो रहा है कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है। तो अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, बदनाम हो नहीं सकता इंडिया। और उनकी ये जो साजिद ने बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे यहाँ के सुपर स्टार की क्वालिटी और ये शाहिद अफरीदी अगर वहां चला जाता है, शोएब अख्तर चला जाता है, तो वो एक अलग ही चीज होती है वहां का। देखें, परफॉर्मेंस से सुपर स्टार बनना अलग होता है, एक पर्सनैलिटी से एक अलग होता है। पाकिस्तान से तो मैं तो समझता हूं जब से क्रिकेट शुरू हुई है, कोई ना कोई फजल महमूद से लेके और आज तक जो बाबर आजम तक कोई ना कोई स्टार ऐसा आया कि इंडिया में भी चला जाएगा तो वो उनके स्टारों को भूल जाएंगे, हमारे स्टार के पीछे। साहिद भाई, मुझे ब्रेक पे आने मेरे पास सिर्फ कोई 20 से 25 सेकंड है, इसमें बताएगा जरा, शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और अहमदाबाद का फाइनल में ट्रॉफी पाकिस्तान ही लिफ्ट करेगा, तो ये एज ए पाकिस्तानी उनकी कोई उम्मीद है या आप समझते हैं पाकिस्तानी टीम बहुत जबरदस्त हो गई है, प्रेडिक्शन है उनकी? पाकिस्तान मुल्क एक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खिलाड़ी एक हो गए। शोएब अख्तर की बात तो सेकंड करूंगा, ग्रेट शहीद अजमर साहब ने जो बात सही सुधार ने बात की, शोएब अख्तर वसीम आपने शोएब अख्तर शाहिद अफरीदी को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी में ये दोनों अनकरीब आपको नजर आएंगे। अब वक्त गुजर गया है, जो पास में जो लोगों ने काम किया, अब यंग लोगों की जरूरत है और इस यंग लोगों के साथ हमने जाके लड़ना है। हमारी जंग है इनसे और हम जंग जीतेंगे। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच साहिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको शो में मदऊ करते रहेंगे। साथ में ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन ये बात मैं एक आम इंडियन नागरिक से कह रहा हूं, एक आम इंडियन से कह रहा हूं कि इस जय शाह या मोदी जैसे लोग जो हैं ये आपको स्पोर्ट्स से दूर कर देंगे, आपको आइसोलेट कर देंगे। खुदारा इनकी साजिशों को समझिए, क्योंकि ये पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम दुश्मनी मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके आपको स्पोर्ट्स से दूर कर रहे हैं और पाकिस्तान भारत जैसे मुकाबलों से आपको दूर कर रहे हैं। एक यूटोपिया में रह रहे हैं, उस यूटोपिया से प्लीज बाहर निकलिए। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे शोएब अख्तर के स्टेटमेंट के हवाले से, जो ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब जिस पे गुफ्तगू कर रहे थे, अपने तीनों मौजूद मेहमानों से इस पे बात करेंगे। जावेद खान साहब से गुफ्तगू आगाज करते हैं। जावेद, ये जो शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ट्रॉफी अच्छी करेगा, टीम आप कैसी देख रहे हैं पाकिस्तान की? आपको लगता है कि शोएब अख्तर की और पूरी पाकिस्तान की उम्मीदों में टीम पूरा उतरेगी? देखिए, ये तो ख्वाहिशात तो पूरी कौम की हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जाए। मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी आप अपने प्लेयरों को अंडर प्रेशर कर देंगे अगर इस तरह के ब्लंट टाइप के। मैं हर पाकिस्तानी की तरह मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, और जब पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ऐसा हो जिसका शाहिद अफरीदी जो जिस तरह लीड कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत पुरुम्मीद होना चाहिए। लेकिन ये कि बिल्कुल ये कह देना कि जीत जाएगी, ये कहें कि टॉप 4 में होगी और फिर इंशाल्लाह आगे चैंपियन बनने के भी चांसेस हैं। अच्छा, इंग्लिश की बड़ी मशहूर कहावत है कि जो एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स प्रेशर, ये बात बिल्कुल सही है। जो ज़्यादा ही कह रहा है कि जितनी आप एक्सपेक्टेशन करेंगे इतना ही प्रेशर होगा, और इंडिया शायद इसी की अभी मार खा रहा है कि वो अपने हर प्लेयर को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करता है कि वो अंडर प्रेशर के परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, शोएब भाई की बात जो है ना, वो मुझे थोड़ी सही इसलिए लग रही है कि बहुत अरसे के बाद एक पाकिस्तान टीम की कॉम्बिनेशन बनी है। तो वो जो दिख भी रही है बहुत ही वाइब्रेंट है ये कॉम्बिनेशन ना, तो हो सके वो बीच से प्रिएम्प्ट कर लिया कि इंशाल्लाह ये टीम जीत जाएगी। और क्योंकि उनका पुराना तजर्बा भी है, खेलते भी समझा भी उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो उनके साथ जाऊंगा। वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो, और अल्लाह करे कि सही कह रहे हो। पहली मर्तबा जिंदगी में शोएब भाई आप अल्लाह करे कोई बात सही कर रहे हो। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक खबर है
और ये खबर मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी पे बहुत ज़्यादा बातें उठ रही हैं और ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के स्पेल पे बातें उठ रही हैं कि भाई आपको हर टीम को वो 50 पे ऊपर के 4 आउट कर देते हैं, फिर उसके बाद वो 2-2 ओवर 3-3 ओवर और नहीं कराते लिमिटेड। मगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और डॉक्टर जितने भी हैं उन्होंने ख़ास तौर पे बॉलर को सेव करने को बोला गया है कि 5 से ज़्यादा या 4 से इस वे से रेस्ट भी दे रहे हैं। ये भी अगर यही वाली पोजीशन है तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हम उनको रेस्ट दे रहे हैं। अगर आप इसका मतलब समथिंग रॉन्ग है तो दुआ ये करें कि आपकी ये तीनों बॉलर या चारों बॉलर में से जो अगर 2 आदमी के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि इस किस्म की ये वर्ल्ड कप तक फिट रहें। अगर वर्ल्ड कप तक फिट नहीं रहेंगे तो ये पाकिस्तान का तो मिडिल ऑर्डर का तो आपको पता ही नहीं है ना। आप तो सिर्फ खेली बाबर आजम पे, रिजवान पे और एक आध जो ऊपर वाली भी जो है खेल रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, ग्रेट प्लेयर लग रहे हैं। इमाम उल हक अच्छा लग रहा है खेलते हुए, बाबर आजम सब अच्छे लग रहे हैं, मगर एक किसी का नंबर आपको मिडिल ऑर्डर नहीं है। और इसमें से भी एक आध बॉलर अगर आपका अनफिट हो जाता है तो या तो आपकी कप्तानी बिल्कुल ही फारिग है, कप्तान आपको वहां चेक करना चाहिए। आपको वर्ल्ड कप के अंदर आप देखें, अगर आप जेन्युइन आपके लड़के बिल्कुल फिट हैं और आप समझते हैं कि टीम ये वर्ल्ड कप तक आपकी सॉलिड जाएगी टीम, और फिर तो प्लेयर में कोई कमी नहीं है। मगर या कप्तान गलत है या फिर आपकी लड़कों की फिटनेस की प्रॉब्लम आएगी, ये आपको हल करना चाहिए, किसे होना चाहिए, नहीं तो आपकी टीम रह जाएगी। अभी तो देखें सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अगर लड़के 3 महीने के बाद 4 वर्ल्ड कप का क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट है। ये तो एशिया कप की आपको पता है 2 ही टीमें, एक इंडिया पाकिस्तान, तो उसमें जितना सेव किया है। आपको क्या लगता है ये 10 तारीख को इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात अभी तो छेड़ ही दी है, आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ये रिवेंज गेम होगा जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी? क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से कि प्लान तरतीब दे दिया है अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी। नहीं, मुझे लगा कि एक अच्छा मैच होगा और ये पाकिस्तान पहले वही जैसे बॉलिंग करते हैं, पहले बॉलिंग कर ले, बाद में चेस करे, क्योंकि बेसिकली इंडिया को थ्रेट ये है कि जो 10 विकेटों की मार पड़ी थी लास्ट टाइम ना, कि दोबारा वो ना हो जाए। एक्चुअली प्लान इनके हाइंडसाइट में ही बात भी होगी, किस तरह प्लान करें कि इनको पहले खिलाने और जल्दी आउट कर दें। मैं ये सोचता हूँ ऐसा। ठीक है, अच्छा हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो आपकी फील्ड उसके हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका एक टैक्स कंसल्टिंग के हवाले से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो मैच पूरा नहीं हुआ, ये इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले नहीं आ रहे, कितना मॉनेटरी लॉस हो रहा होगा ICC को, ACC को और दोनों बोर्ड्स को? देखिए, आपको शायद ये आप ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है सबसे बड़ा मैच होता है, इवन के कहते हैं बिगर देन फाइनल कहते हैं इसको। तो इनका तो लॉस बहुत बड़ा लॉस है इनका ये, और इसको किस तरह कॉम्पनसेट करेंगे मैं नहीं समझ सकता कि क्या आइडिया होगा, क्या प्लानिंग होगी। एक सीरियस लॉस है इनको। ठीक है, लेकिन जनाब लॉस से कंपनसेशन की बात की, लेकिन एक शख्सियत इस वक्त हमारे स्टूडियो में ऐसी मौजूद है कि जो माजी के लॉसेस को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि माजी में जो 2011 से जो एक कहत सा था पाकिस्तान में के शहर कराची में अंडर एज क्रिकेट का, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद खान साहब, नदीम उमर साहब, उनके दीगर रुफ़क़ा-ए-कार साहब, खालिद नफ़ीस साहब हैं, तौसीफ़ सिद्दीकी साहब हैं, और भी दीगर इनके रुफ़क़ा-ए-कार हैं जो इस लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल सत्तार साहब के ताउन से और उनकी मुशावरत के साथ। सर, ये अंडर 13 टूर्नामेंट कहाँ तक पहुंचा? बड़ी आपने धूम धड़के के साथ टूर्नामेंट का आगाज़ किया, बड़ी एक्सपेक्टेशन है आपसे, लेकिन आपको पता है कि जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है, इस तरह मैंने पहले कहा, वहाँ तनकीद भी होती है। तो टूर्नामेंट किस नहज पर है अब? लेकिन हर आदमी जो है ना, ऐसा नहीं होता कि प्रेशर में वो हो जाए। मैं उसमें ज़्यादा अच्छा इंजॉय करता हूँ। मियां दाद हैं आप? जी, मियां दाद हूँ मैं, समझ ले इस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हमारी जो पोजीशन है इस वक्त सेमीफाइनल में आ गई हैं टीमें चारों, और कल हम उनसे मीटिंग करेंगे। मंडे को सेमीफाइनल होंगे और फिर ट्यूसडे को फाइनल होगा। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम उठा अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से, जिस तरह से ने इसको पैटर्न हमारे सर पे हाथ रखा RCA के ऊपर, और जिस तरह से आपने देखा किस तरह बच्चों ने इसमें और उनके पेरेंट्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कितनी खुशी थी, कितना वो हर आदमी ये कह रहा था 11 साल के बाद आखिर क्या वजह थी ऐसा नहीं हो सका। लेकिन बीच में ऐसे दौर आए जिसमें ड्राउट आया, 4 साल से बिल्कुल भी एडहॉक था, कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी हमारे पास। ठीक है, सर एज ए क्रिकेटर, मेरे भाई 1 मिनट ब्रेक पे आना है। एज ए क्रिकेटर कितनी खुशी को जब मेला इन्होंने सजाया, और मैं इतने से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने KCC के फंक्शन इतने बड़े पैमाने पे नहीं देखे हैं। यार अली, मैं बता नहीं सकता कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस किस्म के पेरेंट्स के जितने पेरेंट्स आए थे, जितनी फैमिलियाँ आई थी और जितने बच्चे
खुश हुए थे। मेरी अच्छा, मेरे इससे पहले हम सबको अपना बचपन याद आ गया, बचपना याद आ गया। और मैं कहता हूं कि कराची की रौनकें इसी तरह ही वापस आएंगी अगर ये जावेद साहब और नदीम उमर साहब इसी तरह मेहनत करते रहे और ग्रास रूट पे काम करते रहे। तो कराची में ये जितने जो छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ हालात ख़राब होते हैं, जो बच्चे क्रिकेट नहीं होती, जहाँ नशे की हालत में बच्चे चले जाते हैं, उनसे दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्विकली खालिद भाई जरा इस पे कि आप भी वहाँ पे मौजूद थे, कितने खुशी आपको? मैं तो आज हमारा मैच था, मैं भी गया था उसमें, और जिस तरह बच्चों की खुशी, अच्छा बच्चे लगता है अच्छा इनको चाहे उनके मुझको चाहिए था मौका, और जिस तरह एक्सप्रेस करते हुए खुशियों को नाच रहे थे जीतने के बाद। टीम लो मेरी टीम हार गई थी, मगर मुझे खुद खुशी हुई, और पेरेंट्स भी मुझसे साथ वो भी नाच रहे थे साथ खुशी के मारे, मुझे बड़ी खुशी। ज़्यादा एक चीज का क्रेडिट आपको जाता है कि आप बच्चों का तो आपने किया ही किया, आपने बड़ों का बचपन भी आप वापस लेकर आए, क्योंकि उस वक्त ग्राउंड में जो लोग मौजूद थे सब अपने आप को उस वाइट किट में 13 साल की 14 साल की उम्र में देख रहे थे, क्योंकि जिस ग्राउंड में इसका ये टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ उस ग्राउंड पे अंडर 14 में मैं उस वक्त खुद मौजूद था जब केसीसी स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ था, और मुश्ताक अली जो इंडिया के प्लेयर थे उन्होंने आके इसका केसीसी स्टेडियम का इफ्तिताह किया था। आप हम सबका बचपन लेकर आ गए, और जी टीवी ने फिर आपके इस पूरे प्रोग्राम को फिर कवर भी किया। जी, पहली बात तो मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ जी टीवी की कवरेज को, जिस तरह से आपने इसको उठाया। मुझे बल्कि मेरे बेटे का 2008 और 2009 मुझे याद आ गया। हम लोग इसी तरीके से, मैंने उस दिन स्पीच में भी कहा, हम वहाँ बैठे होते थे, मेरी मिसेस बैठी होती थी, और हम बच्चों को अपने बच्चे के लिए आते थे और बाकी बच्चों को हम देखते थे। तो वो दौर दोबारा वापस आ गया, हमारा अपना दौर, कि वो पेरेंट्स को मैंने देखा, पेरेंट्स खुश थे। तो बिल्कुल मैंने बल्कि ये भी कहा, इनकरेज किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों का साथ दें, उनके साथ आएँ, ग्राउंड्स में आएँ, उनको सपोर्ट करें। इन्हीं में से फिर एक दिन आप देखिएगा स्टार बनेंगे, जिससे मैंने उस दिन कहा सऊद, शकील, सरफराज इसी में से निकल कर आएंगे। ऑलराइट, और बड़ा कारनामा है ना जावेद खान साहब का और इनकी टीम का, जिस तरह बार बार हम बात करें, अब्दुल सत्तार साहब जैसे लोग, खालिद जिया साहब जैसे लोग, सईद आज़ाद साहब जैसे लोग इनके साथ मुंसलिक हुए। जी टीवी ने बतौर मीडिया पार्टनर ही एक तरीके से इनके साथ काम किया, और इनकी तमाम तरह काविशों को और कोशिशों को जो है वो पर्दा स्क्रीन पर लेकर आया, कि जहाँ पे लोगों ने देखा। और इंशाल्लाह मैं इस हवाले से एक पूरा प्रोग्राम भी हमने एक तरतीब दिया है कि जो इनकी इन कोशिशों और काविशों को आपके सामने लेकर आएगा। लेकिन सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि बच्चों को ये मोबाइल गैजेट से निकाल के ग्राउंड में लेकर आ गए, क्योंकि बड़ी मशहूर सेइंग है कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होंगे उस मुल्क के अस्पताल वीरान होंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के साथ इसी तरह से जी टीवी का ताउन रहे, जी स्पोर्ट्स का ताउन रहे, और जहाँ जहाँ जो नाजायज़ हो रहा है, जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही हैं, उस हवाले से भी जी टीवी और जी स्पोर्ट्स आवाज़ बने। किस तरह आवाज बनेगा ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, एशिया कप के हवाले से, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एशिया कप के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम दीगर स्पोर्ट्स को भी अपने प्रोग्राम में मौजूद सुखद बनाए और महफिल का हिस्सा बनाए। जहाँ जहाँ नाजायज़ नाइंसाफ़ी की बात होती है, मेरिट की जो धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, वहाँ जी टीवी जो है और जी स्पोर्ट जो है आवाज़ बनता है। और इसी हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में तकरूरी के हवाले से एक पटिशन दायर की गई है, और इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमें हमारे रिपोर्टर और हमारे नुमाइंदा खुसूसी फैसल। उनसे जानेंगे हम कि क्या शिकायत है, क्या जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में शोएब खोसो साहब के खिलाफ जो पिटीशन दायर की है उसकी क्या तफसीलात है। फैसल, क्या तफसीलात है इस हवाले से जो पिटीशन दायर की गई है? अली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और देखें, हमने ये बात देखी है कि आपने हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करने की बात की है और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात की है, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त बात है। इस केस की तफसील अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली गुज़िश्ता हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एहसान मज़ारी जो हैं, उन्होंने उस वक्त के वो मिनिस्टर खेल थे, वजारत खेल के वो मिनिस्टर थे, उन्होंने ये एक तैनाती की थी डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, जो कि उस वक्त बिल्कुल गैर कानूनी थी, और उन्होंने अपने फैमिली रिलेशन की बुनियाद पर यह तैनाती की थी। उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। अमजद फारूक वड़ाइच उसके पिटिशनर हैं, जिन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह दरख्वास्त दायर की थी, और आज उसकी पहली समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में यह समाअत हुई है, और उनके जो वकील हैं एडवोकेट नवीद मलिक साहब, उनकी जानिब से तमाम दस्तावेजात और तमाम सबूत जो है वो अदालत के सामने रखे गए हैं कि किस तरह से ये तैनाती गैर कानूनी तौर पर हुई है। जो हसान मजारी हैं और शुएब खोसो को
उस वक्त डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है तैनात किया गया था। बेसिकली एहसान मजारी और शुएब खोसो के आपस में फैमिली रिलेशन है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड था वो भी आज अदालत के सामने रखा गया कि ये जो तैनाती हुई है, ये तैनाती टोटल मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं इस तैनाती में, क्योंकि जो पिटिशनर हैं, जब ये क्राइटेरिया देखा जा रहा था, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में पिटिशनर अमजद फारूक वड़ाइच जो हैं उन्होंने 80 में से 74 नंबर हासिल किए थे, जबकि जो शुएब खोसो हैं जिनको डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तैनात किया गया है, उन्होंने उस वक्त 67 नंबर हासिल किए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जितनी भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई है या जितना भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड बताया है कि उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या काम किया है, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो झूठ की बुनियाद पर था, गलत जो है वो उस वक्त जमा करवाया गया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आज उसकी पहली समाअत थी। इसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो दोनों फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और जो पिटिशनर अमजद फारूक वड़ाइच हैं उनसे उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड भी हासिल किया है। और उसके बाद उस वक्त के जो वजारत खेल के मिनिस्टर थे एहसान मजारी, उनको भी इस केस में शामिल तफ्तीश करने का ऑर्डर जारी किया गया है। ये तैनाती अगर देखा जाए तो जिस तरह से अमजद फारूक वड़ाइच के पास जितनी भी दस्तावेजात हैं या जितनी भी आज अदालत के सामने सबूत रखे गए, वो टोटल जो है वो शुएब खोसो की जानिब से जब उस वक्त रिकॉर्ड जमा करवाया गया था वो सारा झूठ की बुनियाद पर था और आज इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले जो वक्त है उसमें जो शुएब खोसो हैं क्या वो इसके वजीर रहते हैं या नहीं, लेकिन ये तैनाती जो है वो टोटल मेरिट की धज्जियां इस तैनाती में उड़ाई गई हैं और किसी किस्म के कोई क्राइटेरिया और किसी किस्म के किसी जो मेरिट है उसका ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि खेल हैं खेलों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि एक खिलवाड़ किया गया है कि अपने फैमिली रिलेशन की बुनियाद पर और फिर उसके बाद अपने जाती तल्लुकात की बुनियाद पर यह तैनाती हुई है जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल अब्बास, हमें इस हवाले से तफसीली ब्रीफ करना। जो सहाफती इक़दार है, जो सहाफती जिम्मेदारी हैं, वो इस बात की मुतकाज़ी हैं कि शुएब खोसो साहब का मौक़िफ़ भी जो है वो ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शुएब खोसो साहब से अगर आपकी मुलाकात हो तो खोसो साहब का मौक़िफ़ भी इसी तरह इसी तफसील के साथ ज़रूर जो है वो पेश कीजिएगा ताकि दोनों तरफ का वर्डिक्ट जो है वो हमारे सामने आ सके। ये खेल मुबर्रा कब होंगे, ये रिश्तेदारियों से कब ऐसा होगा? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप पे भी बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि आप भी रिश्तेदारियाँ निभाते हैं। नहीं, रिश्तेदारियाँ मैं अगर मेरिट पे हो, देखें ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी अच्छी फैमिली से या पीछे बैकग्राउंड इस टाइप का हो, सियासी हो, अगर ईमानदार आदमी है खुद पता होना चाहिए। इसलिए कि मुल्क स्टेक पे लगा होता है, इतनी बड़ी ये मिनिस्ट्री है, कोई मजाक बात है इसमें? अगर आप मिसाल के तौर पर कौन फैक्टर को डाल देंगे तो स्पोर्ट्स में क्या काम करेगा वो काम? ये तो ज्यादती हो जाएगी। ये सवाल मैंने सईद भाई से इसलिए किया कि शायद ये इस तरह से जवाब बेहतर तरीके से शायद इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि क्रिकेट इधर खेल है, लेकिन जो इन पे इल्ज़ाम लगते हैं, इमरान शाह का इन पे इल्ज़ाम लगता है, इमरान शाह ने अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं। अगर इनके बेटे का इल्ज़ाम लगता है मूसा आज़ाद का, तो उसने अंडर 19 में अपने जोन से सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं। तो अगर ये इमाम उल हक रन्स कर रहा है तो अगर इंजमाम का भतीजा होने की इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, फैसल इकबाल को मियां का भांजा होने की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इंजमाम का बेटा होने के इंजमाम के बेटे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के ही बच्चे हैं। अगर किसी बड़े क्रिकेटर से इनकी कोई रिश्तेदारी है तो इस पर रिश्तेदारियों का टैग ला के इनकी परफॉर्मेंस को जो है वो माइनस नहीं करना चाहिए। अब ये बताइए खालिद भाई, ये लास्ट हम वापस आते हैं जरा, 10 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्या इंडिया को अपने स्क्वाड में तब्दीली करेगा? आपको लगता है कि सेम टीम के साथ जाएगा? और प्रेशर कितना होगा? क्योंकि जिस तरह से शाहीन ने बॉलिंग की है, इंडिया के जो एक्सपर्ट हैं, पुराने प्लेयर, वो भी ये कह रहे हैं कि शाहीन की बॉलिंग से ज़्यादा शाहीन उनके असाब पे सवार है। देखिए ये शुरू से अभी से नहीं, ये जब से जो पिछले वर्ल्ड कप T20 में भी शाहीन ने जो इम्पैक्ट डाला था इन पर, तो ये इम्पैक्ट आज भी है कायम दायम में। और गालिबन मुझे लगता है कि ये सेम टीम से जाएंगे मगर स्टडी चेंज करेंगे। हो सकता है ये फर्स्ट बैट ना करें, फर्स्ट बॉल करें पाकिस्तान में खेलने से पहले। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कुछ चेंज होगा स्टडी? मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि ये अनफिनिश था, कंप्लीट नहीं हुआ था गेम, वही टीम सेम रहेगी दोनों साइड से। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उसका जवाब होगा जो अनफिनिश मैच था। फ़हीम अशरफ आपको खेलते नजर आ रहे हैं? फ़हीम अशरफ पे सबसे पहले नेशनल बैंक ने ट्रस्ट किया, बिल्कुल वही फ़हीम अशरफ खेलना चाहिए, इसलिए कि स्पिनर है अभी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब ये तो पूरा पाकिस्तान और ये समझ ले कि इंडिया की वो टीम नहीं रही, ये डरपोक तरीन टीम है। पाकिस्तान की टीम बहुत ऊपर चली गई, ठीक है उनके पास। अब पाकिस्तान से वो आप मुझसे
मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान वो जीत ही नहीं सकता, इसलिए कि क्रिकेट नफ्सियात का खेल है। पाकिस्तान अब इतना ऊपर आ गया, उनके ऊपर इतना ऊपर आ गया कि वो अभी वापस भी 3 तेंदुलकर को ले आएंगे ना, और जब तक अपना ब्रेन ऊपर से साफ नहीं करेंगे दिमाग, जब तक जीत नहीं सकते। थैंक यू सो मच सईद साहब, थैंक यू सो मच जावेद खान साहब, थैंक यू सो मच खालिद जिया साहब, आज आप हमारे साथ आप मौजूद हैं। जावेद खान साहब कल हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम बात करते रहेंगे एशिया कप के हवाले से, एशिया कप से जुड़ी खबरों के हवाले से, लेकिन साथ साथ हम भारतीय क्रिकेटर्स को जो खासतौर से पैनल कमेंट्री पैनल का हिस्सा है उनको जरूर कहेंगे कि कमेंटेटर को बायस होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, उनको बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।